विद्यापीठ के आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। जब हम ये राम विद्यापीठ की चर्चा करते हैं तो हमें पुनः पुनः स्मरण में रखना चाहिए कि हम किसी एक छोटे दायरे की या छोटे विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा संदर्भ बहुत व्यापक है। यह संदर्भ एक तो राष्ट्रीय है, माने संपूर्ण भारत की जीवन की रचना को ध्यान में लिए बिना हम आज शिक्षा की बात नहीं कर सकते। तो एक तो हमारा संदर्भ राष्ट्रीय है और दूसरा हमारा संदर्भ वैश्विक भी है। अब वैश्विक क्यों? तो आज हम अपने देश की या अपने आप की चर्चा वैश्विक संदर्भ के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व के सभी देश एक दूसरे को प्रभावित तो करते ही हैं, क्योंकि यातायात के साधन इतने अधिक हो गए हैं और संचार माध्यम इतने प्रभावी हो गए हैं कि सारा विश्व तुरंत शीघ्रता पूर्वक तत्काल परिणाम के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए वैश्विक संदर्भ तो होना ही चाहिए, क्योंकि विश्व स्थिति की हमारे ऊपर बहुत अधिक असर होती है। इसलिए वैश्विक संदर्भ, परंतु विश्व के संदर्भ में भी भारत को भारत के नाते खड़ा रहना है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है भारत को भारत बने रहना चाहिए, भारत का भारत के नाते अस्तित्व रहना चाहिए, भारत को भारत के नाते प्रभावी होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। ये तो अपने आप में एक आवश्यकता है ही, परंतु दूसरा, भारत यदि अपने आप में समर्थ होगा तभी विश्व को वर्तमान संकटों से मुक्त कर सकेगा। ऐसे विश्व कल्याण की यदि कामना हम करते हैं तब भी भारत को भारत होना, अपने आप में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक माने दो संदर्भों का स्वरूप अलग है। ज्ञान के क्षेत्र में तो भारत का संदर्भ लेना यही प्रमुख बात है, और विश्व का कल्याण करने की कामना से हमें अपने आप में स्थित होना ये आवश्यकता है। इस प्रकार के संदर्भ लेकर हमें व्यापक संदर्भ में ही चिंतन करना है। ये हमारी चिंतन सत्रों का स्वरूप है। ये कोई एक विद्यालय की, एक यूनिवर्सिटी की या एक प्रांत की या ऐसी बात नहीं है। भारत का, समस्त देश का शिक्षा विभाग कैसा होगा, इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। माने क्या, आज तो देश का शिक्षा विभाग माने क्या होता है? सरकार का शिक्षा विभाग। परंतु भारत के दीर्घ इतिहास में कभी राजाओं के पास, शासकों के पास शिक्षा विभाग नहीं रहा है। हमेशा शिक्षा विभाग माने ज्ञान विभाग, माने धर्म के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान विभाग, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान विभाग, जीवन दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान विभाग आश्रमों में, विद्यापीठों में, गुरुकुलों में ही रहा है, कभी भी नहीं रहा ऐसा। और तभी तो भारत भारत बना है। आज तो परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। आज सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। कहाँ है शिक्षा विभाग? अगर शिक्षा विभाग सरकार के पास है तो वह देश के ज्ञान क्षेत्र की कोई चिंता कर सकता है क्या? या इसमें परिवर्तन की कोई कल्पना कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो शासन प्रशासन की जो सिस्टम बनी है उसके अंतर्गत ही व्यवहार करेगा। बात तो सही है, जो शासन प्रशासन के लिए सिस्टम बनी है, प्रणाली बनी है, वो तो अपने तरीके से काम करेगी।
और वो होगा देश में लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था संभालना, सुरक्षा संभालना, कानून का पालन करवाना, न्याय और दंड की व्यवस्था करना, कानून पारित करना, यही काम करेगा। शासन और प्रशासन को तो यही काम करना है। उसमें ये शिक्षा तो ऑड मैन आउट है, संस्कृति ऑड मैन आउट है। इस शिक्षा को, संस्कृति को उस प्रणाली के अंतर्गत तो बांधा ही नहीं जा सकता, व्यवस्थित किया ही नहीं जा सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान साधना, ज्ञान की सेवा, ज्ञान की रक्षा, ज्ञान की उपासना, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात है क्या? और लॉ एंड ऑर्डर की होगी तो उसके लॉ एंड ऑर्डर ये अलग स्वरूप के होंगे, शासन प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर नहीं होंगे। ज्ञान क्षेत्र में भी लॉ एंड ऑर्डर तो होते ही हैं, माने नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, दंड भी होता है, नियमन में रखना ये भी होता है, आज्ञा पालन भी होता है, सब होता है, परंतु इसका स्वरूप अलग है, उसका स्वरूप अलग है। तो हमें चिंतन ये करना होगा कि भारतीय माने हम क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर जब हम विचार करते हैं, हमने 2-3 सत्रों से ये विचार करना शुरू किया, और इसका जो आंतरिक माने उसका जो गाभा है, उसका जो केंद्रवर्ती विषय है, उसके बारे में चर्चा करना हमने शुरू किया है। उस चर्चा के अंतर्गत ये समाज शास्त्र विषय है, उसकी हम बात 2 सत्रों से कर रहे हैं कि हमें मनुष्य को समाज के रूप में व्यवस्थित होना है। इसका सीधी सादी भाषा में कहें तो विश्व भर में फैले हुए मानव समुदाय को साथ में रहना है, साथ में जीना है, समायोजन करके जीना है। इसके लिए भारत का शब्द है समरस होकर रहना है। तो इसके लिए भी व्यवस्था चाहिए, इसके लिए प्रणाली चाहिए, इसके लिए परंपरा चाहिए, इसके लिए पद्धति चाहिए। पूरे विश्व के मानव समुदाय को एक साथ रहना है और क्या प्राप्त करना है? 5 बातें प्राप्त करना है। एक है सुख। सुख तो सुख के लिए ही तो सब जी रहे हैं, सुख प्राप्त करना, सुखी बनना, यही तो परम लक्ष्य रहता है, सुखी होना है। दूसरा समृद्ध होना है, भौतिक वैभव यदि नहीं रहा, जीवन धारण, प्राण धारणा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, योगक्षेम चलाने के लिए आवश्यक ऐसे सारे भौतिक पदार्थ विपुल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुए तो जीवन कैसे चलेगा? लोग साथ में कैसे रहेंगे? फिर तो लूटपाट ही होगी, फिर तो डाका डालना ही होगा, फिर छीना जब्ती ही होगी, फिर युद्ध ही होंगे। तो फिर तीसरी बात जो आवश्यक है, शांति, वो कहाँ से आएगी? तो पहला चाहिए सुख, दूसरा चाहिए समृद्धि, तीसरा चाहिए शांति, चौथा चाहिए संस्कार या संस्कृति। मनुष्य को पशुओं की तरह तो नहीं रहना है, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना है। तो फिर इसके लिए चाहिए संस्कृति, संस्कार और ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना ये कुछ भी प्राप्त ही नहीं होता, तो ज्ञान चाहिए। ऐसे संपूर्ण मानव समुदाय को, विश्व के मानव समुदाय को ये 5 बातें चाहिए। तो फिर तो कोई पद्धति विकसित करनी होगी, कोई आंतर प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, मानव का एक दूसरे के साथ व्यवहार किन किन बातों से प्रेरित होता है, इन सब का विचार करके एक चिरस्थायी, प्रभावी, सर्वसमावेशक ऐसी कोई जीवन जीने की पद्धति विकसित करनी होगी, तभी जाकर सारे मनुष्य मानव एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रह सकते हैं। इसको लेकर जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना भारत में हुई, उसका मुख्य केंद्रवर्ती आधारभूत शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र।
अध्यात्म शब्द आत्मा से बना है। आत्मा को अधिकृत करके जिस शास्त्र का विकास हुआ वो है अध्यात्म शास्त्र। आत्म तत्व को अधिकृत करके जो विद्या विकसित हुई वो है अध्यात्म विद्या। और श्री भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। केवल बौद्धिक दृष्टि से ही विचार करें, हम वो सारा पारलौकिक और अलौकिक और साक्षात्कारी चमत्कार पूर्ण ऐसे बिल्कुल शब्द प्रयोग न करें। केवल बौद्धिक दृष्टि से ही विचार करें तो संपूर्ण सृष्टि की रचना समझने के लिए और उसके अनुसार मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अलौकिक बुद्धि से जो विचार किया गया, उस दृष्टि से देखें तो आत्म तत्व की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आत्मा इज ए वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। इतना अद्भुत है, अद्भुत है। उस आत्म तत्व के आधार पर संपूर्ण जीवन रचना भारत ने की। और ये एक रहस्य है चिरंजीव होने का। भारत को मृत्यु नहीं है, ये तो इतिहास ने सिद्ध कर दिया है। किस कारण से? आत्म तत्व के अधिष्ठान के कारण से। इसलिए उसी में से एकात्मता शब्द आया। एकात्म जीवन रचना करो और ये पांचों बातें प्राप्त करो। तो ये तो बौद्धिक खुलासा ही है। हम और आप तो समाधि अवस्था में गए नहीं और हमने आत्म साक्षात्कार किया नहीं, हमने परमात्मा क्या है वो जाना नहीं, तो भी समाज को व्यवस्थित रहना है, तो भी समाज को सुख समृद्धि शांति संस्कृति और ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर आत्म तत्व की संकल्पना का स्वीकार करो। ये ज्ञान क्षेत्र का ये एक आधारभूत शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र। और फिर है धर्मशास्त्र। तो धर्म के बिना धारणा होती ही नहीं है, माने चिरंजीविता प्राप्त ही नहीं होती है। धर्म ये आचार प्रणाली है, तो उसके बिना नहीं होगा, इसलिए धर्म शास्त्र है। इन दो आत्म तत्व का अध्यात्म शास्त्र का अधिष्ठान और धर्म शास्त्र के व्यवहार के निर्देश, इसके आधार पर जो पहली महत्वपूर्ण शास्त्र की रचना हुई वह है समाज शास्त्र। हमने समाज शास्त्र की ही चर्चा गत सत्र से शुरू की है, उसके भी पहले सत्र से शुरू की है। तो समाज शास्त्र ये हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए। कहाँ? हमारे विद्यापीठों में। सभी विद्यापीठों के ज्ञानात्मक व्यवस्था करने के लिए, अन्य सभी विषयों को ठीक आधार देने के लिए समाज शास्त्र, समाज, सामाजिकता, सामाजिक व्यवहार, इन सब को पहले होना चाहिए। बाद में इसके आधार पर आपका अर्थशास्त्र विकसित होगा, आपका राज्य शास्त्र विकसित होगा, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र विकसित होगा, कॉमर्स का क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य उद्योग आदि का क्षेत्र विकसित होगा। समाज शास्त्र ये सर्वसमावेशी मूल आधार रूप शास्त्र है। तो भारतीय समाज शास्त्र, अब और एक वाक्य जोड़ना है, भारतीय संकल्पना क्या है समाज शास्त्र की, उसके अनुसार ये होगा। तो हमने गत सत्र में ये देखा था कि समाज शास्त्र के मूल आधार क्या है। आत्मीयता, फिर सबको साथ रहना है तो धर्म और संस्कृति इसके आधार है। समाज धर्म और संस्कृति के आधार पर चलता है। श्रद्धा और विश्वास के आधार पर चलता है। कानून तो एक बहुत छोटा साधन है उसका, बाकी परस्पर श्रद्धा और विश्वास के आधार पर समाज चलता है, स्थिर होता है, विकसित होता है, समृद्धि प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के पराक्रम करता है, पुरुषार्थ उसका चलता है।
उसके पहले हमने पुरुषार्थ चतुष्टय, आश्रम चतुष्टय आदि सारी बातें की थी। अभी एक चरण आगे बढ़ते हैं। तो समाज को हमने समष्टि कहा। समष्टि का हमने एक चरण बाय चरण ऐसा वर्गीकरण किया। तो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी की परिभाषाएं, संकल्पनाएं पता है। समष्टि माने विश्व भर का मानव समुदाय। इसको समायोजित होना है तो हमें इन 4 चरणों पर विचार करना होगा और उनको भारत के विद्यापीठों में पढ़ाए जाने वाले समाज शास्त्र का अंग बनाना होगा। ये विद्यापीठों में अध्ययन किए बिना ये शास्त्र संपूर्ण लोक जीवन को, समाज जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारे कायदे कानून नहीं बदल सकते, रीति नीतियां नहीं बदल सकती, पॉलिसीज नहीं बन सकती उसके बिना, व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र नहीं हो सकता, उद्योग धंधे नहीं हो सकते। इसलिए पहले हमारी रचना को ही समझ लेना आवश्यक होता है। तो ये 4 जो चरण हैं उसमें सबसे पहले आता है कुटुंब, दूसरा आता है हमारा समुदाय, तीसरा आता है हमारा राष्ट्र और चौथा आता है विश्व। तो व्यक्ति से लेकर विश्व भर के मानव समुदाय की हमने बात की। तो उनको व्यवस्था में बांधने के लिए, व्यवस्था में समायोजित करने के लिए जो शास्त्रीय पद्धति से विचार होता है और उसके अनुसार शास्त्र की रचना होकर उसको युगानुकूल बनाकर फिर उसका जो अध्ययन विविध स्तरों पर होता है वह है समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र का एक पहला चरण है कुटुंब। अब इसमें मुख्य बात है कि भारतीय समाज व्यवस्था की मूल इकाई व्यक्ति को नहीं माना, कुटुंब को माना है। ये एक विलक्षण ऐसा पश्चिम के समाजशास्त्र और भारत के समाजशास्त्र में अंतर है। और यहाँ एक बात का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। भारत में वर्तमान समाज शास्त्र जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और जिसके अनुसार देश की जीवन रचना होती है वह पश्चिम का समाजशास्त्र है। ऐसे पश्चिम के समाज शास्त्र को यूनिवर्सिटी से लेकर, संसद से लेकर, उद्योग क्षेत्र से लेकर संपूर्ण सार्वजनिक जीवन व्यवहार को लागू करना, ये भारत को भारत बनाने की दिशा में हम जा रहे हैं क्या? या भारत को भारत बनाने की पद्धति है क्या? या भारत को यूरोपियनाइजेशन ऑफ भारत, इसका ही ये तो है। तो हमारा सब कुछ अभी आज छिन्न विच्छिन्न हो गया है या विशृंखल हो गया है, इसका कारण तो ये है। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि 10 पीढ़ियों से हम ये पश्चिम का समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और देश को चला रहे हैं। 10 पीढ़ियां जाने के बाद भी भारतीय 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 ज्ञान क्षेत्र ऐसा कहने के लिए हमारी बुद्धि और वृत्ति काम करती है। इसमें आश्चर्य है। खैर, भारत के लिए सब कुछ हो सकता है। आश्चर्यकारक ऐसा सब हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो अंतर है, पश्चिम का समाज, पश्चिम की समाज व्यवस्था, पश्चिम के समाज रचना व्यक्ति को इकाई मानती है। वह इंडिविजुअलिस्टिक समाज है। भारत ने व्यक्ति को केंद्र नहीं बनाया, व्यक्ति विकास को तो उद्देश्य बनाया। हर एक व्यक्ति ने अपने आप को समर्थ बनाना है, इसके भी शास्त्र हैं, इसका भी विज्ञान है। परंतु समाज रचना के लिए जो इकाई है वह कुटुंब है। और इसलिए हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान से भी कुटुंब की पहचान महत्व रखती है। व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है? मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं, ये व्यक्तिगत पहचान है।
मैं वृद्ध हूँ, युवा हूँ, किशोर हूँ, ये व्यक्तिगत पहचान है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं साधारण बुद्धि वाला हूँ, ये व्यक्तिगत पहचान है। मेरे शरीर में इतना बल है, मैं पहाड़ को भी हिला सकता हूँ या तिनका भी नहीं हटा सकता, ये व्यक्तिगत पहचान है। परंतु ये मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि मैं किस पिता का पुत्र हूँ। मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, पितामह हूँ, प्रपितामह हूँ, पौत्र हूँ। ये सब कुटुंबी जनों के संदर्भ में ही दिया गया परिचय है। मैं पुत्र नहीं हो सकता जब तक पिता नहीं है। मैं पिता नहीं हो सकता जब तक मैंने पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिया है। मैं पितामही नहीं हो सकती जब तक मेरे पुत्र के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। तो ये कौटुंबिक परिचय है, ये समाज के लिए, समाज जीवन के लिए मायने रखता है। और ये कुटुंब जीवन जो है वो कुल परंपरा, वंश परंपरा बनाता है। और वंश परंपरा या कुल परंपरा धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का, उसको नित्य शुद्ध परिष्कृत बनाए रखने का, नित्य व्यवहार में लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो वंश परंपरा को भारत के समाज जीवन में बहुत महत्व है, कुल का महत्व है, कुल परंपरा को महत्व है। इसलिए जब परिचय भी देते हैं ना, तो मैं इस कुल का, इस कुल का, इस प्रपितामह का, इस पितामह का, इस पिता का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ, अथवा ये यज्ञ करने का अनुष्ठान शुरू करता हूँ, या मैं आपके पास अध्ययन करने के लिए आया हूँ, ऐसा परिचय मायने रखता है। अब केवल जाते जाते एक बात बता दूं, आज का परिचय लोग का फैशन क्या हुआ है, मैं गौतम, मैं रमेश, मैं केवल नाम देना। क्यों? मैंने एक को पूछा कि क्यों नहीं कह रहे तुम कि मैं मनोज शर्मा हूँ? नहीं नहीं, वो जाति नहीं बताना, वर्ण नहीं बताना। क्यों? जाति भेद नष्ट करो। ये जाति भेद नष्ट करने का ये कृत्रिम उपाय ये काम नहीं करता। आज भी जाति 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 को लेकर लोग अपने अपना सरनेम नहीं बताते, अपना वर्ण नहीं, वर्ण सूचक कुछ भी बात नहीं बताते। ये नहीं, ये जाति भेद नष्ट करने का ये तरीका ही नहीं है। समरसता निर्माण करने का ये करना ये तरीका है। तो आप शर्मा रहकर भी बाकी सभी के साथ समरस हो सकते हैं। भेद तो रहेंगे, भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सृष्टि रचना का ही सूत्र है कि नो टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। दो एक वट वृक्ष के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो भेद तो रहेगा ही। दैट इज द आइडेंटिटी। वो भेद है, वही तो स्वायत्तता है, वही तो अस्मिता है, वही तो वजूद है मेरे होने का। मैं यदि दूसरों से अलग नहीं हूं किसी न किसी बात में, तो मेरा वजूद ही क्या है? और भगवान मेरा रूप धारण ही क्यों करेगा? यदि कुछ इनोवेशन नहीं करना है, तो कुछ नया नहीं करना है, तो मैं दूसरा क्यों बनाऊंगी? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होना ये इस सृष्टि का स्वभाव ही नहीं है। आइडेंटिकल होना ये यंत्र की निष्पत्ति है, जीवंत जिंदा समाज की नहीं। खैर, ये एक अलग बात हुई, ये भी मायने तो रखती है, परंतु हमारे मुख्य प्रवाह में अभी कुटुंब की बात करेंगे। अब दूसरी एक अद्भुत बात है, जगत में, संपूर्ण विश्व में दो जातियां ऐसी हैं जिनका एक दूसरे के सापेक्षता में विचार नहीं किया, तो फिर स्थिति तो गड़बड़ होने वाली है। ये दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष।
ये तो हम कहीं पर भी उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कितने भी जाति भेद नष्ट करने का प्रयास करो, एलिमिनेट करने का प्रयास करो, स्त्री और पुरुष नामक दो जातियों को आप नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, आज मूर्ख लोग सारे इसको भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अमेरिका में कह रहे हैं कि हाँ, मैं चाहूं तब मैं पुरुष हूं और जब मैं चाहूं तब मैं स्त्री हूं, इसके लिए सर्जरी भी करवाऊंगा या करवाऊंगी या कुछ भी करूंगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये तो विकृति की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी तो अनुभव सबको हो रहा है। तो जो नष्ट नहीं किया जाता, जो नष्ट नहीं करना चाहिए, जो जिसका स्वीकार ही करना चाहिए, तो उसका स्वीकार करके अच्छी रचना बनाओ, ये बुद्धिमानी का लक्षण है। ऐसी बुद्धिमानी का परिचय दिया स्त्री और पुरुष, इनका समायोजन करके कुटुंब बनाया और इसको इकाई माना। अब झंझट ही नहीं, स्त्री और पुरुष ये दो है ही नहीं। विवाह संस्कार इसके लिए अद्भुत ऐसी व्यवस्था की, स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष रहने ही मत दो, उनको पति पत्नी बना दो। और पति के बिना पत्नी शब्द ही नहीं अस्तित्व में रहता, पत्नी के बिना पति शब्द ही अस्तित्व में नहीं रहता। पत्नी है इसलिए पति है, पति है इसलिए पत्नी है। अब ये स्त्री और पुरुष नहीं है, पति और पत्नी है। हाँ, फिजिकल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नष्ट नहीं होती है। फिजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली स्त्री को स्त्री ही रहना है और पुरुष को पुरुष ही रहना है, और स्त्री को स्त्री के रूप में ही विकसित होना है, पुरुष को पुरुष के रूप में ही विकसित होना है। स्त्री को पुरुष नहीं बनना है, पुरुष को स्त्री नहीं बनना है। इतनी तो आइडेंटिटी कैसे रखी जाए, इसके शास्त्र के शास्त्र हैं हमारे यहाँ। परंतु सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, वो इंडिविजुअल नहीं है। बेसिक आइडेंटिटी है दंपति, और ये केंद्र बिंदु है कुटुंब का। कुटुंब बनता कैसे है? कुटुंब का यदि आप वर्तुल बनाओ, सर्कल बनाओ, तो केंद्र तो है पति और पत्नी, और वे एक हैं। ये विलक्षण बुद्धि, जिसको विशाल बुद्धि कहते हैं, ये प्रज्ञा कहते हैं, ये ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जो आर्ष बुद्धि कहते हैं, इसका परिणाम है स्त्री पुरुष को पति पत्नी बनाओ और पति पत्नी को केंद्र बनाकर कुटुंब की रचना करो। अब हमको पता है कि सर्कल कितना भी बड़ा बने तो भी केंद्र तो केंद्र ही रहता है, वो विचलित नहीं होता, वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना अपना स्थान बदलता है। अगर बदला तभी मुसीबत हो जाती है, वो तो स्थान नहीं बदलेगा। तो पति पत्नी का स्थान स्वरूप ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप 4 लोगों का कुटुंब कहो या वसुधैव कुटुंबकम कहो। पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानो, इतने व्यापक बनो, तो भी पति पत्नी का केंद्र नहीं बदलता। तो इसके लिए विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार की स्वीकृति हमारे सबके मनों में है ही कि विवाह संस्कार केवल वो पश्चिम की शिक्षा का परिणाम ये हुआ है कि पति पत्नी बनने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सभी क्षेत्रों में इंडिविजुअलिटी चाहिए है, और व्यवस्था भी हमारी इंडिविजुअलिस्टिक ही है। नौकरी एक को ही मिलेगी, दोनों को मिलकर नहीं मिलेगी। बैंक खाता दोनों का नहीं होगा, एक का ही होगा। सैलरी मिलेगी एक को ही मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी। तो ये हमारी रचना तो अभी पश्चिम के आधार पर है, वो पूर्व के आधार पर, भारत के आधार पर नहीं है। वो एक और समस्या है। पहले तो इस समस्या, उस समस्या को हल करने के लिए शास्त्र की समस्या पहले, शास्त्र की स्थिति पहले जान ले।
तो ये कुटुंब है। कुटुंब का केंद्र पति पत्नी है। कुटुंब का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दायरा असीम अनंत है। वंश परंपरागत वो कालक्रम में परंपरा बनाता है। हॉरिजॉन्टल वो विश्व कुटुंब बनाता है। ऐसा उसका दोनों काल, देश और काल में विस्तार है। अब ये वंश परंपरा में और दो संबंध जुड़ते हैं जो परंपरा बनाते हैं और विश्व कुटुंब भी बनाते हैं। वह है पति पत्नी, माता पिता बनते हैं तो संतान, नई पीढ़ी, ये दूसरा कुटुंब का संबंध है। और भाई बहन, ये व्यापक होने के लिए संबंध है। इन तीन आधारभूत संबंधों के बिना जितने भी कौटुंबिक संबंध हैं वो सिर्फ डिराइव्ड है। इन तीनों से ही डिराइव्ड है। मामा कहा, मामा मामी कहा तो मामा माता का भाई है और मामी मामा की पत्नी है। पितामह पितामही कहा तो वे तो पिता के पिता हैं, पिता की माता है। पौत्र कहा तो पुत्र का पुत्र है। तो तीन बेसिकली संबंध हैं जिसमें से डिराइव होकर दुनिया के सभी संबंध बनते हैं। और ये कुटुंब भावना को, जैसे पवित्रता एक भावना थी, आत्मीयता एक भावना थी, ऐसी कुटुंब भावना को भारतीय जितने भी समाज जीवन के आयाम हैं उन सब में अनुस्यूत की कुटुंब भावना से अर्थशास्त्र चलता है, कुटुंब भावना से राज्य चलता है, कुटुंब भावना से कारीगरी के सारे काम चलते हैं, कुटुंब भावना से ही दंड विधान होता है, कुटुंब भावना से ही सब कुछ होता है। कुटुंब भावना माने आत्मीयता की भावना, ये तो स्वीकृत है। तो जो समाज का, समाज धारणा का मूल तत्व आत्मीयता है, जो आत्म तत्व से ही बना है और आत्म तत्व माने अध्यात्म शास्त्र का ही विषय है, उसके आधार पर संपूर्ण समाज की रचना हुई। ये है राजा प्रजा का पालक पिता है, शिष्य गुरु का मानस पुत्र है, अन्न उगाने वाला कृषक जगत का तात है, और हमारी देवी देवता की संकल्पनाएं माता पिता सखा बंधु इस रूप में ही हुआ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, इस रूप में ही हुआ है। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के आद्य माता पिता भवानी शंकर, पार्वती और शंकर हैं। तो देवता संकल्पना भी माता पिता को ही लेती है। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, स्तोत्र साहित्य यही कहता है। ये जो समाज व्यवस्था की, समाज व्यवस्था का सिद्धांत है, समाज व्यवस्था की संकल्पना है, वो बेसिकली ये भारतीय तत्व लिए हुए हैं। इसको समाज शास्त्र में स्थान होना चाहिए। तो पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, तत्व पदार्थों की पवित्रता, ये समाज शास्त्र में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? इसके आधार पर अगर हमें पवित्रता की संकल्पना के आधार पर जलाशयों की व्यवस्था नहीं करेंगे, नदियों और समुद्रों को नहीं देखेंगे, पहाड़ों को नहीं देखेंगे, देवतात्मा हिमालय को नहीं मानेंगे, तो हम तो अनिष्ट ही आमंत्रित करेंगे। हिमालय में जाकर प्रदूषण क्यों हो रहा है? देवतात्मा नहीं मानते हैं इसलिए। किनारे पर स्थित कारखानों में से रासायनिक कचरा गंगा में जाता है और गंगा जैसी, गंगा को अपवित्र करता है, प्रदूषित करता है। यह व्यवहार मान्य कैसे होगा? समाज मान्य होगा ही नहीं, कानून से मान्य होना ही नहीं चाहिए। होता इसलिए है कि जो ये सारी पवित्रता की, सामाजिकता की, समरसता की संकल्पना नहीं मानते हैं, ऐसे पश्चिम के कानून लागू होने के कारण से, पश्चिम की दृष्टि लागू होने के कारण से
प्रदूषण का पूर्ण आतंक निर्माण हुआ है। भारतीय समाजशास्त्र को फॉलो करो, सिखाओ, 2 पीढ़ियों में ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। इतना इसका महत्व है। तो हम विद्यापीठों के पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन चाहते हैं वो ये परिवर्तन चाहते हैं। गो टू द बेसिक्स, मूल में जाओ। मूल में गए बिना हम करेंगे तो जिसका कोई अच्छा परिणाम आने वाला नहीं, ऐसी झंझटें ही निर्माण करेंगे। स्त्री पुरुष समानता, स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वतंत्रता, इसको लेकर हम कर क्या रहे हैं? ये स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का संबंध एक आत्म न रखकर इंडिविजुअलिस्टिक बना देना, यही तो कर रहे हैं। भारत में कब स्त्री भोग्या थी? पश्चिम में वो भोग्या थी, पश्चिम में वो जड़ पदार्थ थी। इसके सामने वैज्ञानिकों ने विरोध आंदोलन चलाई, विरोध किया। इसका कम्युनिस्टों ने विरोध किया और स्त्री मुक्ति के आंदोलन चले, स्त्री पुरुष समानता का आंदोलन चला और स्त्री मुक्त हो गई और स्वतंत्र हो गई। कैसी स्वतंत्र हो गई? कैसे स्त्री पुरुष समानता है? स्त्री को पुरुष जैसा बनकर अपने आप को सिद्ध करना है। ये क्या स्त्री पुरुष समानता है या स्त्री को पुरुष जैसा बनना है? ये भारत का प्रॉब्लम ही नहीं है और हम उसको भारत की का प्रॉब्लम समझकर सारा कानून बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसका हल ही होने वाला नहीं है। तो हमारी समस्याएं दूर करने के लिए, पुनः स्थित होने के लिए भारतीय समाज शास्त्र का हमें अध्ययन पुनः यूनिवर्सिटीज में स्थापन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे समाज शास्त्र तो असंख्य हैं। सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, गृह्य सूत्र हैं, ये सारे के सारे गृहस्थ जीवन कैसा होगा, कुटुंब जीवन कैसा होगा, उसका ही तो निरूपण है। तो हमारे पास स्रोत नहीं है ऐसा नहीं है, शास्त्र नहीं है ऐसा नहीं है, केवल आज के संदर्भ में इनको प्रस्तुत करो। ये प्रस्तुत किया तो हमारे पास तो बहुत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया हुआ समाज शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, आचार शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, व्यापार शास्त्र है, भवन रचना शास्त्र है, मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। परंतु उसका मूल तो ये समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र है। इस रूप में हम आज ज्ञान क्षेत्र को देखते ही नहीं है, क्योंकि जिनको देखने के लिए सक्षम ऐसी आंखें ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है, उनकी दृष्टि से, उनकी आंखें लेकर हम सब देख रहे हैं तो उल्टा ही दिखता है, और जो सुलटा है उसको भी उल्टा मान रहे हैं और हम सारा उल्टा कर रहे हैं। इसलिए समाज शास्त्र के एक अंग में कुटुंब शास्त्र को उसका एक अंग बनाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और घर घर में इसको लागू करना। ये लागू करने का स्थान कुटुंब से बाहर का समाज नहीं है, लागू करने का स्थान कुटुंब ही है। परंतु कुटुंब में ये सारा नहीं चलेगा, ये विद्यापीठ में चलेगा। इसलिए कुटुंब शास्त्र ये एक नया शास्त्र हमें समाज शास्त्र के एक अंग के रूप में यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा। और इस कुटुंब शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, जिसको आज हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, उनको फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कॉमर्स को, सभी को लागू करने होंगे। तब जाकर शिक्षा भारतीय बनेगी। भारतीय शिक्षा ये केवल घर में सूर्य नमस्कार करो, माता पिता को प्रणाम करो, 4 स्तोत्र बोलो, भगवत गीता कंठस्थ करो, इससे नहीं होता। वो तो आंतरिक व्यवस्थाओं की बात है
नीति निर्धारण की बात है, मूल सिद्धांतों की बात है, और सिद्धांतों को लेकर परिवर्तन करो, इसकी बात है। तो कुटुंब शास्त्र का एक पाठ्यक्रम, पूरा एक विषय समाज शास्त्र के अंतर्गत होना चाहिए। ये जहां होगा वह राम विद्यापीठ होगा। अब ये लागू करने का स्थान कुटुंब है, तो हर व्यक्ति को, व्यक्ति की शिक्षा है ना, बेसिकली हर व्यक्ति को पति बनना सिखाओ, पत्नी बनना सिखाओ, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है। माता पिता बनना सिखाओ, पुत्र पुत्री बनना सिखाओ, भाई बहन बनना सिखाओ, और फिर ये दृष्टि दो कि जगत की सारी स्त्रियां, अगर वो तुम्हारी एक पत्नी नहीं है तो पत्नी को छोड़कर सारी स्त्रियां या तो तुम्हारी बहन है, या तो तुम्हारी माता है, या तुम्हारी पुत्री है। तब शील और विनय की रक्षा होती है। ये स्त्री रक्षा, स्त्री शक्ति ऐसे आंदोलनों से तो नहीं होती। तभी जाकर पिता और पुत्र के संबंध ठीक होते हैं और पीढ़ियों में परंपरा बनती है। परंपरा को ही आपको उद्ध्वस्त करना है, ये तो ट्रेडिशनल है कहकर, तो भारतीय समाजशास्त्र कहाँ रहा फिर। तो कुटुंब की परंपरा, वंश परंपरा, ये करना, और उसके आधार पर फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, क्या प्राप्त क्या करना है? संपूर्ण विश्व के मानवों को सुख, समृद्धि, शांति, संस्कार, संस्कृति और ज्ञान, ये प्राप्त करना है। तो व्यक्ति को सामाजिक बनाओ, इसके लिए समाजशास्त्र, उसके एक अंग के रूप में कुटुंब शास्त्र। हम अगले सत्र में समुदाय का क्या शास्त्र है समाज शास्त्र के अंतर्गत, इसका विचार करेंगे। अभी मैं यहाँ रुकती हूँ। नमस्कार जी। आगे के सत्र में यदि किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी विनोद जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ताई नमस्ते, विनोद बोल रहा हूँ पालघर मुंबई से। जी हाँ, नमस्कार। ताई दो प्रश्न था। एक तो ये बीच में हम पढ़ भी रहे थे, जैसे जो भी हम कार्य करते हैं वो चित्त में संस्कार के रूप में स्थापित होते जाता है। तो अगर किसी को समझाना है, जैसे समझना है संस्कार कैसे, मतलब क्या बोलेंगे संस्कार क्या है, एक ये है। और दूसरा शिक्षा और ज्ञान को कैसे, बहुत बार क्या दोनों बोलते, ज्ञान शिक्षा दोनों है, दोनों में भेद तो है ही है ना, तो वो दो का थोड़ा नहीं, वो मैं बता तो दूंगी, परंतु ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछना। आज के विषय के दोनों प्रश्न नहीं है। जब ये विषय आएंगे तो अपने आप इन विषयों पर ही हम विवेचन करेंगे। जी 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 ज्योत्सना जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा ज्योत्सना जी आपको। और किन्हीं का? ज्योत्सना जी आपका माइक म्यूट है अभी। नमस्कार भाई, अविनाश पाठक बीकान, आपका हैदराबाद। अब ये अत्यंत गूढ़ और वो है, सरकार करेगी अपने यहाँ स्कूलों में पाठ्यक्रम सामाजिक इसमें होगा नहीं होगा, इसको हम प्रारंभ अपने व्यक्तिगत तौर पर कुटुंब में या समाज में जो हमारा दायरा है यहाँ पर कैसे इसको लागू करें, है तो ये बहुत ही आवश्यक, लेकिन अब सरकार के भरोसे बैठे हैं वो तो होगा नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पर अपन या एक कुटुंब के तौर पर या एक जो छोटा हमारा समूह है, समाज है, वहां से कैसे प्रारंभ करेंगे? वो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी कार्य शक्ति और हमारी प्रभाव शक्ति पर निर्भर करता है, हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हमारे हर एक प्रस्तुति में
हम ये एक बात सुनते होंगे, हमारे हम स्त्री और पुरुष पति पत्नी तो बनते ही है ना, ये तो व्यक्तिगत मामला है। तो हम पति बने और पत्नी बने और पति पत्नी के संबंधों को भारतीय आधार पर स्थापित करें, ये तो हमारा ही है, वो सरकार का मामला ही नहीं है, यूनिवर्सिटी का मामला ही नहीं है, हमारा ही है। एक दूसरा, हम माता पिता भी बनते ही है ना, तो हमारे पुत्र और पुत्री को भारतीय पुत्र और पुत्री बनाए, ये तो हमारा ही सामर्थ्य है। केवल हमको कौन मना करेगा? कोई मना करने वाला नहीं है। अभी भी भारत में कुटुंब आंतरिक रूप से स्वायत्त है। मेरे पुत्र को मैं कौन से स्कूल में भेजूं, इसका नियम सरकार का नहीं है, ये हमारा ही अधिकार है। मेरी पुत्री के लिए कौन सा वर ढूंढूं, ये सरकार नहीं निर्धारित करती है, हम ही निर्धारित करते हैं। तो मेरी पुत्री को वो बड़ी जैसे जैसे होती है वैसे वैसे, किशोरी है तो क्या करना क्या नहीं करना, युवती है तो क्या करना क्या नहीं करना, और उसको अच्छी स्त्री बनाओ, अच्छी पत्नी बनाओ, पुत्र को अच्छा पुरुष बनाओ, अच्छा पति बनाओ। दोनों ही जहां भी जाएंगे, जहां मैंने हमारे घर में जो पुत्र वधू आएगी या हमारी पुत्री जहां पुत्र वधू बनकर जाएगी, वहां वे भारतीय पति पत्नी बने, इसकी शिक्षा तो वे विवाह नहीं किया है उस काल में ही तो होनी है। तो 5 वर्ष से लेकर, या हम तो जन्म से लेकर कहेंगे, तब से लेकर विवाह होने तक वो कौन सी किसके घर में रहते हैं? हमारे ही घर में रहते हैं, तो हम करें। अब इसका पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो है, हमारे तो ग्रंथ सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो हम करें। कुटुंब को कुटुंब बनाने का सामर्थ्य और अधिकार गृहस्वामी और गृहस्वामिनी के पास आज भी है। किसी भी सरकार का उधर ध्यान ही नहीं गया है, क्योंकि वे तो स्त्री और पुरुष को ही जानते हैं ना। नौकरी देना है, स्त्री को दो पहले, आरक्षण करना है, स्त्रियों का करो, पत्नियों का करो, ऐसा नहीं कहा किसी ने। इसलिए कुटुंब को कुटुंब बनाना ये तो अभी भी कुटुंबी जनों के ही हाथ में है। हाँ, इसके व्यवधान दूर करो ना। घर में 4 लोगों को एक साथ रहने के लिए 2 घंटे तो मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं मिलते हैं? हम नहीं मान करते, इसलिए तो घर में अभी भी हो सकता है, करेंगे तो होगा। जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई प्रतिभाव भी देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। जी, संतोष जी। जी नमस्ते ताई, मैं संतोष नालंदा से। ताई मेरा एक सवाल है, ये जो व्यक्तिगत तौर पे पुरुष या महिला या जो भी माने लड़के होते हैं, उनको एक मतलब बोध हो जाता है कि नहीं पहले नौकरी करना है, उसके बाद ही शादी करनी है। तो ये जो व्यक्तिगत तौर पे अभी जो वर्तमान परिदृश्य में चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें समस्याएँ आने वाली हैं। तो उसका समाधान कैसे होता है? मतलब एक कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पे लोगों को लगता है कि रोज़गार पहले चाहिए, तब तो हम पालन-पोषण कर पाएँगे परिवार का, तब हम दायित्व का बोझ वो वहन कर पाएँगे। तो इसका क्या समाधान है ताई? नीते ताई? नेटवर्क नहीं है शायद, तो ताई लेफ्ट हो गई है हाँ, किसी ताई कारण एक बार लेफ्ट हुए हैं, ताई लेफ्ट हुए हैं।
तो नीति ताई एक बार आप देखेंगे, समीर जी, नीति ताई। मैंने सुना नहीं। ठीक है, हाँ हाँ जी पूछिए। ताई, नमस्ते ताई। हाँ, नमस्कार। मैं संतोष हाँ नालंदा से। ये ताई सवाल था, जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में नवयुवक या युवतियों को ना एक वो रहता है, भ्रम रहता है, या जो कहिए कि पहले हम रोजगार प्राप्त कर लें, उसके बाद ही शादी करेंगे, या फिर ऐसा इस चीज का, इस कारणवश ना काफी चीजें, समस्याएं दिखने में मिलती है, जो हाँ समस्याओं से मैं भी गुजरा हूँ। तो हाँ अभी इस चीज का परिवार में कैसे समाधान हो? संदीप कुमार भट्ट। हाँ व्यक्तिगत तौर पे माँ-पिताजी का क्या दायित्व बनता है, बच्चे का क्या दायित्व बनता है, और हम लोग का क्या दायित्व बनता है? मतलब हम लोग जैसे कुछ इस पे चिंतन करते हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? जी हाँ। ताई। तो एक तो ऐसा है कि माता-पिता और पुत्र-पुत्रियों ने साथ बैठकर विचार करना चाहिए। कैसी-कैसी बातों पर करना चाहिए? तो विवाह का उपयुक्त समय कौन-सा होता है? माने आयु कौन-सी होती है? इसका विचार करना चाहिए। विवाह का आर्थिक परिस्थिति से क्या संबंध है? इस पर सम्यक विचार करना चाहिए। देखो, भारत के समाज जीवन का सूत्र था, आय के अनुसार खर्च करो। खर्च का बजट पहले बनाकर इतनी तो आय होनी ही चाहिए, बाद में ही हम विवाह करेंगे, ये सूत्र भारतीय नहीं है। किसी भी गरीब घर में भी अपनी पुत्री ब्याही जाती है, ऐसा तो रहा ही है। इसलिए आर्थिक स्थिति और विवाह इसको नहीं जोड़ना, करियर और विवाह इसको नहीं जोड़ना। हमने तो स्थिति युवक और युवती दोनों के लिए विषम कर दी है। युवती का किसी को पीएचडी किए बिना विवाह नहीं करना है, किसी को 2 लाख रुपया कमाई शुरू नहीं होती है तब तक विवाह नहीं करना है, किसी को अपना स्वतंत्र करियर छोड़ना नहीं है इसलिए विवाह नहीं करना है, विशेष रूप से युवतियों को। ये सारी बातें पहले दोष तो है ना माता-पिता का है, उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षा डाल दी है कि अब युवक-युवती ऐसा ही सोचने लगे हैं। माता-पिता भी ऐसा ही सोचने लगे, नहीं-नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या है? मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी तभी पैरों पर खड़े हुए क्या? ऐसा नहीं है। तो विवाह विवाह को प्राथमिकता देना और उसके बाद आर्थिक स्थिति को अपने यहाँ अच्छी गृहिणी उसे माना जाता था कि जो पति के कितनी भी कम आय हो, तो भी घर को अच्छी तरह से चलाकर दिखाए और समाज में भी प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा, गरीब घर किसको माना जाता है? हम गरीब घर के हैं, ये रहना ही नहीं चाहते गरीब। गरीब नहीं रहना अच्छी बात है, परंतु गरीब नहीं रहने के लिए हम विवाह ही अभी तक नहीं करेंगे, ये बात तो ठीक नहीं। आप मेडिकल साइंस में हैं, एमबीबीएस होने के बाद हम विवाह नहीं करेंगे क्योंकि एमडी करना है। अभी हम तो पीएचडी किए बिना नहीं करेंगे क्योंकि हमको कॉलेज में लेक्चरर होना है। नहीं, प्राइमरी टीचर तो बनना ही नहीं है। बीए होने के बाद तुरंत कमाई शुरू करना ही नहीं है। कोई भी माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री को 20 वर्ष का होते-होते अर्थार्जन शुरू करना चाहिए, ऐसा आग्रह करके उसकी शिक्षा का प्रबंध नहीं करता है। पढ़ो, 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 जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बाद में क्या करो? अब आयु भी बीत गई, नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब घूमते फिरो। छोकरी भी नहीं, नौकरी भी नहीं। तो ये दृष्टि ही हमारी गलत हो गई, अभारतीय हो गई। पहले अब मनुष्य के नाते जन्मे हैं ना, मेरे घर में पुत्र या पुत्री के नाते जन्म लिया है ना, उसका उचित समय में विवाह करना और उसको उचित आयु में अर्थार्जन के लिए सिद्ध कर देना, ये माता-पिता की प्राइमरी ड्यूटी है।
करियर के नाम पर आयु भी बीतने देना, और बाद में तो युवक युवती ही मानसिकता ऐसी ही हो जाती है, नहीं नहीं पहले करियर, पहले पढ़ाई पूरी होने दो। डॉक्टरी की पढ़ाई तो पूरी ही नहीं होती कैसे भी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी ही नहीं होती कैसे भी, पीएचडी तक पहुंचते ही नहीं कैसे भी। तो ये जो है इस मामले को ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन का विषय अत्यंत सही पद्धति से करना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन करना और समाज प्रबोधन भी करना, ये हमारे जैसे लोगों को करने का काम है। ये जरा कुटुंब शास्त्र, इसीलिए तो कुटुंब शास्त्र की ही चर्चा आज के सत्र में की है। इसके भी अनेक पहलू हैं, गर्भ संस्कार से लेकर विवाह संस्कार से लेकर पूरी एक पीढ़ी की शिक्षा घर में कैसे होगी, घर के कुटुंबीजन बनाने की दृष्टि से कैसी होगी, ऐसा ये व्यापक विषय है। जी जी जी। धन्यवाद। संजय जी, आप अपन अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुलकर्णी, लातूर। हाँ जी, अब आपकी आवाज भी हम जानने लगे हैं। थोड़े से ये सर्दी हो गई है, थोड़ा बदल है। दो प्रश्न है। एक है, आपने कहा कि जात समझ में नहीं आनी चाहिए, नाम अड़नाम बता दिया तो, लेकिन मेरे मन में जात नहीं है, लेकिन सामने वाले के मन में जात है। सरकारी ऑफिस में गए तो उनके ध्यान में आया कि ये जाति का है, तो वो काम में थोड़ी सी देरी करते हैं, कभी कभी करते भी नहीं है, कुछ तो रुकावट लाते हैं। तो ऐसा करने से फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि नहीं, मेरा सिर्फ नाम ही मैं बताऊं, मेरे कागज पे पूरा रहेगा, लेकिन उनके ध्यान में पहली स्टेप पे और नहीं आया तो क्या हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है, आपने प्रदूषण की स्थिति में जो कहा वो बहुत ही सच और अच्छा है, लेकिन अब पढ़ने से और जो लोग बाहर जाते हैं यूरोप खंड में, वो ऐसे बताते हैं कि वहां की नदियां बहुत स्वच्छ है, वहां बिल्कुल ही प्रदूषण नदियों में नहीं करते। अपने यहाँ उनसे उलट स्थिति दिखाई देती है। हाँ। तो पश्चिम का फॉलो है, ऐसे आपने कहा, पश्चिम का फॉलो किया तो अपनी नदियां भी स्वच्छ होनी चाहिए थी, लेकिन वैसे तो नहीं है अभी। बहुत बड़ा घालमेल है भैया। पश्चिम में प्रदूषण नहीं है ऐसा आप कहेंगे तो ये सही बात नहीं है। प्रदूषण का जन्म ही तो वहां से हुआ है, और प्रदूषण जिस मानसिकता के कारण से होता है उसका जनक तो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है। हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। आप पश्चिम को छोड़ो, पश्चिम की बात मत करो, हमारा ही करो ना। हम गंगा को गंगा माता कहने के बाद प्रदूषण करते हैं, इसको तो छोड़ो पहले। ये नहीं होना, पश्चिम में होता है नहीं होता है छोड़ दो, भारत में होता है कि नहीं होता है ये देखो। अब ठीक है, आप कहते हैं ना पश्चिम में नहीं, पश्चिम में तो शुद्ध ही रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलो पश्चिम के लोग हमसे अधिक अच्छे हैं, बस हो गया। अब हमारी बात करो ना, ये एक बात है ना। हमने प्रश्न को देखना समझना कैसे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा और व्यापक होने की आवश्यकता है। आपने जात के बारे में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जात बताना नहीं चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, ये कैसा है, हम जो अभी तत्काल जागने वाले प्रश्नों के तत्काल इलाज ढूंढ रहे हैं ना, ये ऐसा है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं सीधा गोली खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो भाई एसिडिटी होती है तो मैं एसिडिटी वाली गोली खाती हूँ। एसिडिटी वाली गोली खाती हूँ तो छाती में दर्द होने लगता है। अब छाती में दर्द की गोली खाती हूँ तो मेरा शरीर पूरा सुन्न पड़ जाता है। तो फिर शरीर सुन्न पड़ जाता है तो एमआरआई करवाती हूँ। क्या है ये क्या है? कहाँ से जड़ कहाँ है? अरे सर दर्द होता है तो एस्पिरिन मत खाओ, यहाँ से शुरू होता है। तो हमने जाति से समस्या होती है, ये थियरी ही गलत पकड़ी है।
इसलिए ऐसा होता है। देखो जाति की चर्चा है ना, हम दैशिक शास्त्र के सत्र में करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ बहुत अधिक नहीं करती, ना यहाँ अभी समय भी है। लेकिन हमने मूल बात यह है कि किसी भी प्रश्न का मूल में जाकर सही उत्तर नहीं ढूंढा तो हम एक उत्तर ढूंढते ढूंढते दूसरे 4 प्रश्न निर्माण करते हैं, और 4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते 16 प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। और हमने कहाँ से शुरू हुई थी ये समस्या ये भी भूल जाते हैं, इतना गुंता-गुंती का मामला फिर हो जाता है। तो जाति के बारे में सोचने का तरीका, सही तरीका भारत के मनीषियों ने क्या बताया? जैसे मैंने एक अभी जाति के बारे में बताया, स्त्री जाति और पुरुष जाति। हम जो अभी समस्या को लेकर जो चलते हैं, वो कुम्हार और चमार और बुनकर और इन जातियों की बात कर रहे हैं। तो ये सारा मामला जरा अलग प्लेटफॉर्म पर अलग पद्धति से हल करने की आवश्यकता है। तो एक सूत्र पकड़ो ना, भारत के मनीषियों ने इसका हल कैसे किया? क्या चांभार, बुनकर, लोहार, सुथार, कृषक, दर्जी ये सब वेद काल में नहीं थे क्या? दर्जी नहीं होंगे, आप कहेंगे कि वो तो कपड़े सिलते नहीं थे, लेकिन कपड़ा बुनते तो थे ही। चांभार नहीं होंगे क्या? उस समय भी पशु तो मरते ही थे, उस समय भी डोम थे ही, क्योंकि लोग मरते ही थे तो स्मशान में जाना ही पड़ता था। तो उस समय उन्होंने कैसे हल किया कि हजारों वर्षों तक ये जाति भेद के आधार पर झगड़े नहीं हुए? यहाँ हमारे पास तो हल भी है, हमारे पास तो स्रोत भी हैं, हमारे पास तो मार्गदर्शक तत्व भी हैं। अरे वो पश्चिम के लोगों के पास नहीं है, हमारे पास तो है, हम वहां नहीं जाएंगे। और फिर वो जो आज पश्चिम के लोग करते हैं वैसा ही करने लगेंगे, तो हमारे प्रश्न हमारी पद्धति से हल करो। कि हमारी पद्धति राम विद्यापीठ का विषय है कि हमारी पद्धति क्या है। फिर इतना धैर्य नहीं है अध्ययन करने वालों में। और हल कौन बताता है? हल आपको बताता कौन है? ये जाति लिखना बंद करो, जाति का आरक्षण करो, ये बताता कौन है हल? यही देखो ना, वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने भारत के शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, नहीं जानते। तो उड़-झूड़ पद्धति से तो गंभीर समस्याओं के हल नहीं निकलते ना। ठीक है, आगे इस विषय की चर्चा धीरे-धीरे होगी ही। जी ताई, अभी समय पूर्ण हुआ, अतिरिक्त समय हुआ है, तो आज का ये चिंतन सत्र हम यहीं रोकते हैं।